हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन बेल। जैसा कि पीएमआरएफ बहुत लोगों का सपना होता है पीएमआरएफ फेलोशिप लेने का। तो पीएमआरएफ फेलोशिप हम कैसे ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज उसके लिए हमारे चैनल पर है मिस्टर अर्पित अग्रवाल सर, जो कि आईआईटी बॉम्बे से हैं, जिनका पीएमआरएफ भी फेलोशिप ले रहे हैं। तो आज वो पूरी जानकारी आज हमारे चैनल पर देंगे। तो वेलकम अर्पित। Thank you for my good introduction. Okay, so whatever you want to ask. अर्पित, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पीएमआरएफ है क्या और इसको हम कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो PMRF एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो PhD रिसर्च जो ज़्यादा से ज़्यादा करें उसके लिए बच्चों के लिए रखी गई है। PMRF की फुल फॉर्म जैसे सब जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। और प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप 2019 दिसंबर तक 2018 दिसंबर तक उसका अलग प्रोसेस था। उसके बाद उसका प्रोसेस चेंज हो गया था। तो 2018 दिसंबर तक उसके इंटरव्यू होते थे जिसके लिए तैयारी करनी पड़ती थी, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। लेकिन उसके बाद वैसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज़ हटा दिए और डायरेक्ट एप्लीकेशन बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें 2 एंट्री होती हैं पीएमआरएफ में, एक लेटरल एंट्री और एक डायरेक्ट एंट्री। तो डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है कि आप डायरेक्ट एमएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि एमएससी के बाद भी डायरेक्ट पीएमआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले किसी कॉलेज में इंटरव्यू दो, उस कॉलेज में एडमिशन लो और उस कॉलेज के थ्रू पीएमआरएफ के लिए अप्लाई करो। उसमें क्या है कि आप किसी भी अगर एनआईटी से, आईआईटी से या आईसर्स या आईआईसी बेंगलोर, किसी भी सीएफटीआई इंस्टीट्यूट से हैं और अगर आपका सीजीपीए एमएससी में या एमटेक में 8 से ऊपर है तो आप डायरेक्टली पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में क्या है कि आपके एमएससी तक कितने मार्क्स हैं, कितने सीजीपीए हैं, कोई लेना देना नहीं है उन्हें। उन्हें क्या है कि आपका जो कोर्स वर्क होता है शुरू में 6 महीने या 1 साल का कोर्स वर्क होता है, किसी किसी इंस्टीट्यूट में 6 का, किसी का 1 साल का। उस कोर्स वर्क में मिनिमम 4 सब्जेक्ट में 8.5 से ऊपर सीपीआई आना चाहिए। तो आप उस इंस्टीट्यूट के थ्रू कोर्स वर्क के बाद अगर 8.5 से ऊपर सीपीआई हैं आपके, तो पीएमआरएफ में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये है लेटरल और डायरेक्ट एंट्री। जैसा कि आपने अभी एनआईटी से आईआईटी की बात करी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी से होते हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं पीएमआरएफ को। जैसे कि अभी हाल ही में इन्होंने कुछ 8 या 9 यूनिवर्सिटीज़ ऐड किए हैं, जिसमें डीयू, बीएचयू, एएमयू, जेएनयू, सम यूनिवर्सिटीज़ हैं। सिर्फ इनके बच्चे ही अगर इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो वो लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पीएमआरएफ के लिए। और वो भी उनके सीपीआई के साथ साथ उनके गेट का स्कोर भी देखा जाएगा, और गेट का स्कोर उसमें शायद 650 या 750 से ऊपर होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे डायरेक्ट वो पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन लेने के बाद कॉलेज के थ्रू। सर, जैसे आपने लेटरल एंट्री की बात करी, तो उसको थोड़ा आप डीप में बता दें कि कैसे कैसे, जैसे आपने कहा अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसमें रिसर्च प्रपोजल का कितना इफेक्ट पड़ता है, रिकमेंडेशन का कितना इफेक्ट पड़ता है, वो थोड़ा आप बता दें। देखिए, रिकमेंडेशन तो सबके लिए सेम ही है ऑलमोस्ट। रिकमेंडेशन अगर आप किसी टीचर से ले रहे हो पीएमआरएफ के लिए तो वो खराब तो नहीं ही देगा। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि रिकमेंडेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आज तक आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने कितनी अचीवमेंट पाई हैं, और आपके रिसर्च में मान लो अगर एमएससी में आपके पेपर्स हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देंगी, बेनिफिट करेंगी। और उसके अलावा आपके जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च प्रपोजल अच्छा ही होना चाहिए। रिसर्च प्रपोजल में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने बहुत बड़ी चीज़ दिखा दी और वो लैब में काम करना उस पर इम्पॉसिबल है या बहुत मुश्किल है। आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है जो फिजिबल हो रिसर्च प्रपोजल। और मैं सबसे बड़ी बात बोलूँगा कि रिसर्च प्रपोजल कभी भी खुद से ना लिखें। मतलब बहुत ही मुश्किल है उसे खुद से लिखना। किसी ना किसी सीनियर की, पीएचडी स्टूडेंट की या किसी प्रोफेसर की हेल्प ज़रूर लें, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। रिसर्च प्रपोजल मेरा दूसरी बार में मुझे पीएमआरएफ मिला। पहली बार में रिसर्च प्रपोजल मैंने खुद से लिखा था, तब मुझे पीएमआरएफ नहीं मिला था, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वैसे दिखा दिया था कि हाँ मैं ये बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ लैब में। लेकिन जब सेकंड वाले पीएमआरएफ में मैंने एक सीनियर की हेल्प ली अपने, उन सीनियर्स ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हमारे लैब में काम चलता है, इस पे ये हो सकता है, इस पे ये हो सकता है। तो उस सारे आइडिया को लेके मैंने रिसर्च प्रपोजल लिखा और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला।
जी, जैसे कि पीएचडी की एक फेलोशिप होती है, आई थिंक 31,000 से 35,000 हो जाती है, तो पीएमआरएफ की फेलोशिप सर कितनी होती है? पीएमआरएफ मिलते ही आपको पहले महीने से 70,000 पर मंथ मिलना शुरू हो जाता है विदाउट एचआरए। और एचआरए इसमें है भी नहीं, एचआरए नहीं देंगे, ये 70 ऑलरेडी दे रहे हैं तो। और फिर 2 साल बाद वो 75 हो जाता है, और फिर उसके भी 1 साल बाद वो 80 हो जाता है। तो ओवरऑल पीएमआरएफ 5 साल के लिए मिलती है, तो 2 साल 70, थर्ड ईयर में 75 और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 80। तो सर 5 साल तक मिलती है, तो इसका मतलब पीएमआरएफ का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे सिंपल जो नॉर्मल पीएचडी का टाइम पीरियड होता है उतना ही होता है? हाँ उतना ही होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि जैसे अगर पीएचडी वाला लेटरल एंट्री से 1 साल बाद अप्लाई कर रहा है, क्योंकि 1 साल कोर्स वर्क पढ़ा, 8.5 से ऊपर सीपीआई लाया, अगर वो 1 साल बाद अप्लाई कर रहा है तो उसका जो पीएमआरएफ हो जाएगा वो 4 साल का मिलेगा, क्योंकि 1 साल की उसकी पीएचडी ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो घट जाएगा टाइम। अगर 6 महीने बाद उसे मिली है पीएमआरएफ तो उसे 4.5 साल के लिए पीएमआरएफ मिलेगी। तो वो वाला सिस्टम किया हुआ है इन लोगों ने। सर जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें और आया मेरे दिमाग में, जो इंटीग्रेटेड स्टूडेंट होते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी जो करते हैं साथ में, वो स्टूडेंट इसको कब अप्लाई कर सकते हैं? इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले भी आई थिंक डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, पर शायद शुरू के 2 साल एमएससी में, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद 2 साल एमएससी में उन्हें नहीं मिलेगी पीएमआरएफ। उनका पीएमआरएफ एमएससी के बाद ही मिलना शुरू होगी मोस्ट प्रोबेबली। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि आपको ऐसा नहीं कि एक बार पीएमआरएफ मिल गई है तो वो 5 साल तक मिलती ही रहेगी। पीएमआरएफ का हर साल एनुअल रिव्यू होगा आपका। आपने पूरे साल में अपनी लैब में क्या काम किया वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे कि आपकी पीएमआरएफ कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। उसमें उन लोगों ने 4, जैसे हमें जिस तरीके से मेल आया था, तो हमें उन्होंने बोला था कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन हमें अच्छी नहीं लगी तो हम आपको ग्रेड देंगे इम्प्रूवमेंट नीडेड। अगर 2 बार इम्प्रूवमेंट नीडेड मिल जाता है तो दूसरी बार में आपकी पीएमआरएफ बंद हो जाएगी। पहली बार में पहली बार में अगर गुड मिलता है तो ठीक है, अगर एक्सीलेंट मिलता है तो आपको अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो मौका मिल सकता है पीएम के सामने रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, प्रेजेंटेशन वहां पे आप दे सकते हो। कुछ इनकी कमेटी या मीटिंग होगी जहाँ पे शायद पीएम सर भी हों या उनसे रिलेटेड लोग हों, तो वहां पे आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और अगर पहली बार में आपका कोई भी काम नहीं है पहले साल में, और उनको बिल्कुल ही खराब लगा आपका प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत नामुमकिन सा है किसी पीएमआर फेलो के लिए, तो वो पहली बार में भी टर्मिनेट कर सकते हैं आपकी फेलोशिप। जी सर, जैसा कि कई इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद, पीएचडी एडमिशन के बाद गाइड 6 मंथ बाद अलाउट होते हैं, तो उसमें फिर क्या करेगा स्टूडेंट, कैसे अप्लाई कर सकता है? नहीं, गाइड से, इसमें गाइड से तो जैसे कोई लेना देना नहीं ना। 6 मंथ बाद अगर अलॉट होता है गाइड, तो हम लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई भी तो 6 मंथ बाद या 1 साल बाद ही कर रहे हैं ना। तो अगर अप्लाई जितने बाद कर रहे हैं, मान लो 6 महीने बाद अप्लाई कर रहे हैं और गाइड हमें तब अलॉट हुआ, तब गाइड की रिकमेंडेशन ले सकते हैं आप। और 1 साल बाद अगर अप्लाई कर रहे हैं तो गाइड होगा ही होगा उस टाइम पे, तब गाइड की रिकमेंडेशन तो मिल ही जाएगी। वो किसी भी, अगर डायरेक्ट एंट्री वाला है तो उन्हें भी गाइड की रिकमेंडेशन मिल जाएगी। वो जिसको अप्रोच करेंगे कि सर मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ, मुझे आपके रिकमेंडेशन चाहिए पीएमआरएफ के लिए, तो पीएमआरएफ जैसी स्कीम के बच्चों को लेने के लिए कोई भी प्रोफेसर मना नहीं करेगा। अच्छा, जैसा कि सर आपने बताया हर साल रिपोर्ट देनी होती है, रिपोर्ट लेते हैं वो प्रोफेसर। हाँ जी। तो जैसे कि हम लोग जब पीएचडी की फेलोशिप लेते हैं तो हम लोगों को टीए ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है? हाँ, तो इसमें पीएमआरएफ में जो सर, जी जी, उस पीएमआरएफ की फेलोशिप में हमें क्या क्या करना, क्या हमसे कराया जाता है? हाँ, तो पीएमआरएफ फेलोशिप जिनको मिल रही है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पर वीक 1 घंटा किसी और इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाएं। मतलब अपने इंस्टीट्यूट में जो भी टीए चल रहा है वो उनका पर्सनल मैटर है, वो अगर करें ना करें उन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको एक क्लास किसी और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जाके लेनी ही है। तो वो टोटल जितने आवर्स हैं वो उन्हें एनुअल रिव्यू में दिखाने पड़ेंगे कि मैंने इतना पढ़ाया है दूसरे किसी कॉलेज में। और इसमें एक और था इसमें कि जैसे हमें एक वेबसाइट बनाने को बोला गया। वेबसाइट क्या मतलब, हमारा पर्सनल वेब पेज। तो उस पर्सनल वेब पेज पे आपकी, आपके प्रोफेसर की सारी इन्फो अपडेट होनी चाहिए, आपकी रिसर्च सारी अपडेट होनी चाहिए। तो एनुअल रिव्यू के टाइम आपकी वेब पेज को भी देखेंगे वो, कि आपके वेब पेज में क्या क्या आपने लिखा हुआ है, कितने कितने रिसर्च पेपर हैं, कितने कितनी पब्लिकेशंस, कितना आपने काम किया हुआ अभी तक, या फिर कोई अगर रिव्यू में है पब्लिकेशन तो वो देखेंगे। उस सब के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आपकी फेलोशिप आगे ले जानी है या नहीं ले जानी। ओके सर,
जैसे कि जब आपकी पीएचडी खत्म हो जाने के बाद पीएमआरएफ का आपके सीवी में क्या इफेक्ट पड़ता है? पीएमआर सीवी में मेनली तो यही इफेक्ट पड़ता है कि आप एक पीएमआरएफ फेलो हो, इसका मतलब है आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं उस पीएमआरएफ फेलोशिप को पाने के लिए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बाकी लोगों से बेटर ही रहा होगा तब आपको पीएमआरएफ फेलोशिप मिली है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन बेसिस पर पीएमआरएफ दे रहे हैं। तो अगर आगे जाकर आप कभी अपने सीवी में पीएमआरएफ लिखते हैं, अगर आप पीएमआरएफ हैं, तो इसका तो हमेशा ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सबको पता होगा कि पीएमआरएफ फेलोशिप बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत सारे लोगों में से। तो कहीं पे भी आपको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। अगर आप अपनी तरफ से स्टूडेंट को कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहें सर। नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एमएससी तक जितना भी इस इंटरव्यू या इस कन्वर्सेशन को देखेंगे, तो वो ज़्यादातर एमएससी पास आउट ही होते हैं। बीएससी वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर बीएससी वाले हैं तो वो एमएससी में मेहनत करें, क्योंकि एमएससी के सीपीआई का बहुत ही फायदा होगा पीएमआरएफ के स्कॉलरशिप को लेने के लिए। लेकिन जो लोग एमएससी कर चुके हैं, जिनके सीपीआई 8 से नीचे हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो पीएचडी ज्वाइन करके किसी भी आईआईटी या फिर आईसर्स या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पीएचडी ज्वाइन करके वहाँ पे अपना सीपीआई 8.5 से ऊपर बनाएं। और 8.5 से 9 के बीच वाले बच्चों में भी थोड़ा वैसे रहता है कि मिल भी सकती है, नहीं भी। 9 से ऊपर वालों को बहुत चांसेस होते हैं, जिनका 9 से ऊपर सीपीआई होता है, कि पीएमआरएफ मिल सकती है। तो वो थोड़ी सी कोर्स वर्क में मेहनत करें, कोर्स वर्क में मेहनत करके अच्छे सीपीआई लाएं और पीएमआरएफ के लिए अप्लाई करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सो बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। अर्पित सर। थैंक यू अर्पित सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कंपटीशन बिल को दिया। थैंक यू। ओके, वेलकम।